नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 28वें स्थापना दिवस पर संबोधित करते हुए माननीय मोदी जी ने बोला, देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने बोला कि अभी तक बाहरी ताकतों के इशारे पर भारत में मानवाधिकार के हनन का आरोप लगाने का चलन बढ़ गया है और इससे देश की छवि को खराब करने में कुछ लोग लगे हुए हैं। हमने सदियों से अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी और एक देश और समाज के रूप में हमेशा न्याय और अत्याचार का विरोध किया। उन्होंने जिक्र किया कि जिस तरह से देश की आजादी के बाद से 3 तलाक के मुद्दे पर किसी मानवाधिकार आयोग या किसी न्यायालय ने बात नहीं की, हमने उस 3 तलाक पे महिलाओं के अधिकारों को दिलाने के लिए, महिलाओं की जिंदगी अच्छी बनाने के लिए हमने पहल की और 3 तलाक के कानून को लाए। इसी तरह आपको बताएं, मोदी जी ने बताया कि जिस तरह से एक राजनीति की जाती है, सिलेक्टिव राजनीति, कि यदि कोई विशेष धर्म का कोई व्यक्ति मर गया या मारा गया तब तो उस पर मानवाधिकार आयोग संगठन तुरंत तत्काल स्वतः संज्ञान ले लेते हैं, उस पर तत्काल एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन यदि कहीं कोई सिखों का नरसंहार हो रहा है, यदि कोई हिंदू को मारा जा रहा है, यदि कोई दलित को मारा जा रहा है, उस पर देखने में आया कि मानवाधिकार संगठन मौन हो जाते हैं। तो ये मोदी जी ने बोला। लेकिन इसी मौके पर आपको बताएं, एनएचआरसी के भी नए नियुक्त जो अध्यक्ष हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जिनको बनाया गया है अरुण मिश्रा जी को, उन्होंने भी बाकायदा ये बयान दिया और उन्होंने भी सभा ये जो वर्चुअल मीटिंग में संबोधित करते हुए बोला कि गृह मंत्री अमित शाह के चलते एक नए युग की शुरुआत हुई है, जिसके तहत जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों में जो इस समय शांति बहाली की प्रक्रिया शुरू हुई है, वो वाकई में एक उदाहरण है। और ऐसा देश की आजादी के बाद से पहली बार हुआ है कि सभी को, सभी धर्मों के लोगों को समान रूप से उनका सम्मान किया जा रहा है, उनके अधिकारों की रक्षा की जा रही है। ऐसे में आपको बताएं, याद होगा आपको ये मोदी जी का बयान ये क्यों आया है, क्योंकि आप याद करिए किस तरह की सिलेक्टिव राजनीति ये देश का विपक्ष, चाहे उसमें कांग्रेस हो चाहे उसमें वामपंथी हो, ये करते रहे हैं। और इस तरह की यहां इस देश में राजनीति हुई है कि देश की सुरक्षा को, रक्षा को सेकेंडरी रखा है, अपनी राजनीति को ऊपर रखा है। याद करिए 1971 की घटना को। 1971 का जो युद्ध हुआ था वो बांग्लादेश से युद्ध हुआ था और उस युद्ध में भारत की तरफ से मदद की गई 93,000, जी हां 93,000 ये पाकिस्तान के सैनिकों को सरेंडर कराने पर मजबूर किया था भारत की सेना ने। भारतीय सैनिकों ने पराक्रम दिखाया, 93,000 पाकिस्तान के सैनिक को युद्धबंदी बनाया। लेकिन 75 में इंदिरा गांधी ने शिमला समझौता किया और शिमला समझौता क्या कर दिया? शिमला समझौते में यह घाटे का सौदा किया कि एक तरफ तो 93,000 वो युद्धबंदी छोड़ दिए, लेकिन उसी में भारत के जो 54 सैनिक बंद थे पाकिस्तान की जेल में, उनके लिए कोई बात ही नहीं करी। उनको मिसिंग बता दिया गया कि वो मिस हैं, मिल नहीं रहे हैं। यह पाकिस्तान की धूर्तता थी कि उसने हमारे देश के सैनिकों को बंद किया जेलों में, और जब कोई जानकारी मांगी गई कि भाई हमारे भी सैनिक मिस हैं, मिल नहीं रहे, तो उसने कह दिया पता नहीं साहब, हमारे पास तो नहीं है। 54 युद्धबंदी हमारे भारत के जेल में पाकिस्तान के बंद थे, एक तरफ 93,000 भारत में पाकिस्तान के युद्धबंदी थे। इंदिरा गांधी ने शिमला समझौता किया, 93,000 पाकिस्तानियों को छुड़वा दिया और 54 जो भारत के सैनिक थे उनको मिसिंग मानकर केस को खत्म कर दिया। कोई मांग नहीं, कोई डिमांड नहीं, कोई मानवाधिकार नहीं। वो तो पोल जब खुली कि आपको बताएं 1975 में एक सेना के अफसर का खत आया अपने परिवार वालों को, जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि 20 सैनिक ऐसे हैं जो मेरे ही साथ सेल में, जेल में जिंदा हैं और कैद हैं। उसके बाद से वो सैनिकों के परिवार वालों ने सरकार से संपर्क किया। इंदिरा गांधी, जिसको आयरन लेडी कहते हैं, अभी भी कांग्रेसी उसके नाम पर कांग्रेस चला रहे हैं और हमेशा याद करते हैं, लेकिन वो आयरन लेडी ने अभी तक, मतलब अब तो पता नहीं उनका क्या हुआ होगा, लेकिन कोई कोशिश उन 54 युद्धबंदी जो भारत के सैनिक थे उनके बारे में नहीं की। अब सवाल यह उठ रहा है कि एक सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है,
लेकिन जो इंटरनेशनल मानवाधिकार आयोग संगठन है वो उन युद्धबंदियों पर क्यों नहीं बोले? हमने देखा कि भारत के जो भी युद्धबंदी हैं उस पर, जैसे कि जाधव को लेकर उसके परिवार वालों ने बाकायदा इंटरनेशनल कोर्ट तक में केस डाला, सुनवाई हुई, बात चली, लेकिन किसी मानवाधिकार संगठन ने यह बात नहीं उठाई कि भारत के सैनिक अगर पाकिस्तान की जेल में बंद हैं, उनके परिवार वाले उनको छोड़ने की बात कर रहे हैं, क्यों नहीं छोड़ा जा रहा, क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है? दूसरा उदाहरण देखिए, मानवाधिकार आयोग संगठन कैसे काम करते थे। हमने देखा मोदी सरकार के आने के पहले अगर कश्मीर में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, सेना को एक इनपुट मिला कि कुछ आतंकवादी फला फला गली मोहल्ले में छुपे हुए हैं, सेना के पास क्या तरीका है, एक एक घर की तलाशी ले। घरों की तलाशी अगर ली गई तो यहां जो देश में दिल्ली में टुकड़े टुकड़े गैंग बैठा था वो तत्काल जंतर मंतर पे प्रदर्शन करता था और वो आरोप लगाता था खुलकर कि हमारे देश के जो सैनिक हैं वो कश्मीर की महिलाओं की इज्जत लूट रहा है। मतलब उसके लिए इतना फर्जीवाड़ा तक किया जा रहा था। ऐसे खुलासे हुए कि सेना की वर्दी उन्हीं के पति गुंडों ने पहन ली और वो वीडियो शूट कर रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं महिलाओं के साथ बदतमीजी करते हुए, ताकि वो भारत की सेना को बदनाम कर सकें, क्योंकि सेना की वर्दी पहनकर फोटो शूट होता था। उसी को लेकर इंटरनेशनल जो एमनेस्टी है और मानवाधिकार संगठन ये उस पर हल्ला मचाते थे। हमारे देश का मानवाधिकार आयोग भी स्वतः संज्ञान ले लेगा और सैनिकों को बाकायदा नोटिस जारी कर दिया जाता था। अल्टीमेटली सेना को अपना सर्च ऑपरेशन बीच में ही बंद करना पड़ता था। नतीजा होता था सैनिकों की शहादत, सैनिकों का बलिदान। क्योंकि अगर आतंकवादी जिंदा रहेंगे, घरों में छुपे रहेंगे और सर्च ऑपरेशन नहीं करने दिया जाएगा, सेना को फ्री हैंड नहीं दिया जाएगा, उनके ऊपर मानवाधिकार संगठन हमेशा कोर्ट में ले जाने की धमकी देते रहेंगे या ले जाते रहेंगे, तो सेना करेगी क्या? और इसलिए सेलेक्टिव किया गया कि अगर आतंकवादियों पर सेना हावी है तब मानवाधिकार संगठन एक्टिव हो जाते थे, और अगर आतंकवादी सैनिकों को मार रहे हैं तब ये मौन हो जाते थे। उसी तरह 1990 में जो कश्मीरी पंडित थे, जिनकी संख्या आपको बताएं लगभग 70,000 परिवार 1990 में रात को कश्मीर छोड़कर अपनी इज्जत आबरू बचाने के लिए घरों से निकल पड़े। मस्जिदों से नारे लग रहे थे, उनको कह रहा था कश्मीर में रहना होगा तो अल्लाह अकबर कहना होगा। उस तरह के जिहादी नारे लगाए गए। उस समय कोई मानवाधिकार आयोग, ना तो इंटरनेशनल मानवाधिकार आयोग, ना भारत का मानवाधिकार आयोग, और उतना ही नहीं 1990 से लेकर और आज तक, अभी आप देखिए लगभग 30 साल हो गया, मोदी सरकार 14 में आई है, उसके बाद से उनको पुनर्वास कैसे किया जाए उसकी योजना बनाई गई, लेकिन उसके पहले तक, मोदी के आने के पहले तक किसी ने इनकी सुध नहीं ली। कोई मानवाधिकार आयोग, कोई लिबरल, कोई मीडिया, कुछ एक दो मीडिया चैनलों ने हमेशा उनका दुख दर्द दिखाया, लेकिन मानवाधिकार आयोग का जो काम है कि जो मानव है उनके अधिकारों की रक्षा करना, महिलाओं की इज्जत आबरू की रक्षा करना, और यदि कोई सरकार उस पर कार्रवाई नहीं कर रही है तो वो कार्रवाई न्यायालय के द्वारा करवाना। लेकिन हमने देखा कि मानव अधिकार आयोग संगठन वो किस तरह से मौन होते थे ये देखकर कि ओह ये तो जो है कश्मीरी पंडित हैं, उस पर कोई आज तक मानव अधिकार आयोग ने संज्ञान नहीं लिया। जिन महिलाओं के साथ गैंगरेप हुए, जिन महिलाओं के साथ कश्मीरी पंडितों को चौराहे पर लड़कियों को बलात्कार का शिकार बनाया गया, उनके बारे में मानवाधिकार आयोग आज तक नहीं बोला। क्यों? क्योंकि उनको सिलेक्टिव राजनीति करनी है, उनको तो केवल घेरने के लिए देशभक्तों का चयन करना है। और इसलिए आपने देखा, आपको याद होगा कि सेना के एक मेजर ने पत्थरबाजों से मुकाबला करने के लिए एक कार्रवाई की। उन्होंने लिखा सरकार को कि पैलेट गन मंगाई जाए। पैलेट गन ऐसी होती है उसमें से छर्रे निकलते हैं, दूर तक मार करते हैं, उसके डर से जो पत्थरबाज है वो घायल हो जाएंगे और सेना अपना ऑपरेशन ठीक से चला पाएगी। पैलेट गन भारत में आई, मोदी सरकार ने मंगाई, लेकिन जब उसका इस्तेमाल शुरू हुआ पत्थरबाजों पर हुआ, जो आतंकवादियों की मदद कर रहे थे उनके ऊपर हुआ। लेकिन यहां मानवाधिकार संगठन एक्टिव हो गए, तत्काल एक्टिव हो गए, और उन्होंने कहा यह तो पत्थरबाजों पर जो किया जा रहा है ये तो भटके हुए बच्चे हैं, बच्चों को घायल किया जा रहा है, इनकी तो आंखों की रोशनी चली गई, किसी का ये हो गया, किसी का वो हो गया। पैलेट गन खरीदी हुई, वो अभी भी एक
अंदर स्टोर में रखी है, उनको इस्तेमाल नहीं करने दिया सेना को। तो क्या सेना मरे तो मरे, पत्थरबाज पे कुछ नहीं होना चाहिए। यह था सिलेक्टिव राजनीति या मानवाधिकार संगठनों का काम। अब इसी से मुकाबले के लिए सेना के एक मेजर ने, एक बार पत्थरबाजी हो रही थी और उधर आतंकवादी के छुपे होने की उनके पास सूचना थी, आतंकवादी से निपटें कि पत्थरबाजों से निपटें। तो एक मेजर थे सेना के, उन्होंने तत्काल एक निर्णय लिया कि उन्होंने सेना की जीप के आगे एक पत्थरबाज को पकड़कर उसको बांध दिया कि अब पत्थरबाजी अगर होगी तो पहले वो अपने भाई पे ही पत्थर मारेंगे जो पत्थरबाज है। और इसलिए वो पत्थरबाजी रुक गई, क्योंकि सेना का मेजर जब पत्थर लगेगा पहले उसका भाई खाएगा जो ये गली मोहल्ले के कश्मीरी मार रहे हैं। इसको लेकर मानवाधिकार आयोग संगठित हुए, कोर्ट तक में केस डाल दिया। वो जो मेजर थे जिन्होंने अपने जान की रक्षा में उस पत्थरबाज को जीप से आगे बांधा था, जो कि इस देश में आतंकवादियों को गिरफ्तार करने के लिए एक रणनीति थी, उस मेजर के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज करा दी गई। और इसलिए आज मोदी जी का जो उद्बोधन मानवाधिकार आयोग को लेकर था, वो एक तरह से उनको आईना दिखाना था और मानवाधिकार आयोग की दुहाई देकर आतंकवादियों की पैरवी करने वालों के ऊपर यह करारा प्रहार मोदी जी ने किया था। वाकई में देखना होगा इस देश में इन दोगलों को, इन दोगले चेहरों को, जो आतंकवादियों के पक्ष में तो खड़े होते हैं लेकिन जहां मानवाधिकार की जरूरत है। अभी आप देख लीजिए लखीमपुर का मुद्दा उत्तर प्रदेश का, वहां एक गरीब ड्राइवर जो मरा है उसके बारे में कोई नहीं बोल रहा, लेकिन जो उत्पात मचा रहे थे, जो वहां दंगा करने आए थे, जिनके हाथों में तलवार थी, खालिस्तानी झंडे थे, उनके पक्ष में सारी कांग्रेस, लिबरल सब कुछ बैठ के वहां फोटोशूट करा रहे हैं, उनके नाम पर बंद किया जा रहा है। तो मतलब ये इस देश में जो सिलेक्टिव राजनीति की जाती है और वो देश की रक्षा और सुरक्षा से जुड़ी हुई आतंकवादियों के पक्ष में जब लोग खड़े होते हैं तो ये देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, बहुत खतरनाक है। लेकिन अब माना जा रहा है कि जब एक देशभक्त व्यक्ति को अब मोदी सरकार के टाइम में ये जो मानवाधिकार आयोग के हेड के रूप में, अध्यक्ष के रूप में अरुण मिश्रा जी को बिठाया गया है, तो निश्चित रूप से अब मानवाधिकार आयोग संगठन, उसके अंदर भी बदलाव आएगा और अब वो सही में जो पीड़ित हैं उनके न्याय की बात करेगा, ना कि आतंकवादियों को बचाने के लिए। वंदे मातरम।